नाज़रीन, जिनसी दरिंदों और ज्यादती के मुजरिमों के खिलाफ सख्त तरीन सजाओं के कानून पर मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। अब मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाने वाले और औरतों के साथ ज्यादती करने वालों को नामर्द बनाया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ज्यादती के मुजरिमान के लिए नामर्दी का कानून लाने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में बाज़ वफाकी वज़रा ने ज्यादती के मुजरिमान को फांसी की सजा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया और राय दी कि रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना चाहिए। वफाकी वजीर फैसल वावडा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी ने फांसी देने की हिमायत की, लेकिन वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने ज्यादती के मुजरिम के हवाले से फांसी तजवीज़ की मुखालफत करते हुए सरेआम फांसी पर कानूनी रुकावटों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, शरीयत कोर्ट सरेआम फांसी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे चुकी है। वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। उन्होंने काबीना को मशवरा दिया कि सरेआम फांसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या फिर सजा से मुतालिक फैसला मुअख्खर किया जाए। काबीना इजलास में ज्यादती के मुर्तकिब अफराद के लिए केमिकल कास्ट्रेशन की सजा की तजवीज़ पर मुकम्मल इत्तफाक किया गया। ये एक बड़ा अहम कानून है और हम ये समझते हैं कि इस कानून के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और एक बहुत एक अच्छा डेटरेंट होगा, जिसकी वजह से जो लोग इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी। ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के मुतालबे ने गुज़िश्ता माह जोर पकड़ा था जब लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या सामने आया था और इसके बाद मुल्क भर में ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की सजा के मुतालबे ने जोर पकड़ा था। अपोजिशन से लेकर कई वफाकी वज़रा तक, हत्ता के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून का इंदिया दिया था। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ मीडिया के सामने कि अगर जो मुझे लगता है पिछली बार भी फांसी की सजा के ऊपर लिबरल्स और सो कॉल्ड चैंपियंस जो ह्यूमन राइट के वो खड़े हो गए थे और कहा फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा इस असेंबली में। पाकिस्तान में खवातीन के साथ जिनसी हरासी के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। वफाकी मोतसिब के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में जिनसी हरासगी की शिकायत साल 2018 के मुकाबले में दुगना थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट होने वाले खवातीन से ज्यादती के 3,387 वाक़यात सामने आ चुके हैं। खवातीन की जिनसी हरासगी के हवाले से काम करने वाली तंजीम दुख्तर के मुताबिक 2019 में मुल्क भर से 20,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जबकि FIA के अदाद-ओ-शुमार और भी ज़्यादा खौफनाक है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में FIA को खवातीन को हरासा करने से मुतालिक 7,000 से ज़ायद शिकायत भेजी गई, जबकि सिंध में 2,136 शिकायत सबूतों के साथ मौसूल हुई थी। पाकिस्तान में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ 8 बच्चे जिनसी हवस का निशाना बन रहे हैं। खौफनाक अदाद-ओ-शुमार, लर्जा देने वाले इंकशाफात मंजर आम पर आ चुके हैं। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में 1,489 बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया और यह तादाद गुज़िश्ता साल के वाक़यात के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों में से 785 कम सिन लड़कियां और 704 लड़के शामिल हैं, यानी 53% लड़कियां और 47% लड़के ज्यादती के वाक़यात का शिकार बनते हैं। कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को जिनसी सलाहियत से महरूम करने की सजा का कानून आज़ाद कश्मीर में 4 माह पहले ही नाफिज हो चुका है। इन मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी मौजूद है। गुज़िश्ता बरस अमरीकी रियासत अलबामा में भी बच्चों को हवस का निशाना बनाने वाले मुजरिमों के लिए ये कानून नाफिज किया गया था। ज्यादती के मुजरिम इंसानियत के मुजरिम होते हैं नाज़रीन, इसीलिए दुनिया भर में इन मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाती। पाकिस्तान में ऐसे जुर्म करने वालों को सजाए मौत से लेकर फांसी की सजा दी जाती है। साल 2018 में कसूर में मासूम बच्ची ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम अली इमरान को भी फांसी दी जा चुकी है। माजी में पाकिस्तान में ऐसे जुराइम पर सरेआम सजाएं भी दी जाती रही हैं। साबिक सदर जनरल ज़िया के दौर में कराची में बच्चे के साथ ज्यादती के मुजरिम को खुले मैदान में अवाम के सामने कोड़े मारे गए थे।
मलेशिया में भी इस्मत दरी के मुजरिमों को सरेआम कोड़े मारे जाते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक की बात की जाए तो चीन, मिस्र, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, भारत और ग्वाटेमाला जैसे ममालिक में भी जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को मौत की सजा दी जाती। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ज्यादती के मुजरिमों के लिए सख्त सजाएं नहीं हैं। पाकिस्तान में इन मुजरिमों के लिए फांसी और उम्र कैद जैसी सजाएं मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी की बात की तवज्जो के काबिल है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में मसला सजा का मौजूद होना नहीं बल्कि बर वक्त इंसाफ का ना मिलना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 हिस्से हैं, पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल। इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है या सजाएं, जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है, और जब तक मुल्ज़िम पकड़े नहीं जा रहे, सजा नहीं हो रही, तो बाकी बहस इर्रेलेवेंट हो जाती है। अब हुकूमत इस हवाले से सख्त कानून साजी की मंजूरी तो दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सजाओं पर अमल दरामद भी हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत को ज्यादती के मुजरिमों के खिलाफ नई कानून साजी के साथ साथ कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने का चैलेंज भी दरपेश होगा, क्योंकि जब तक कानून पर अमल नहीं होगा, जालिम को सजा नहीं मिलेगी, तब तक जुर्म होते रहेंगे। इसी हवाले से बात करने के साथ मौजूद हैं साबिक IG पंजाब जनाब शौकत जावेद साहब। शौकत साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि कन्विक्शन रेट रेप केसेस में 5% है, प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन कहां पे गलती ऐसी करता है कि रेपिस्ट बच निकलता है? नहीं, ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का मसला नहीं है, ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मसला है अली हैदर साहब। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा रायतें देता है मुल्ज़िम को, जिसकी वजह से सज़ाएं बहुत कम होती हैं। दूसरी बात, ये जो आपने इस सज़ा की बात की कि कैस्ट्रेशन इसकी होनी चाहिए, जो आज वफाकी काबीना ने भी इसको अप्रूव किया है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दुनिया के कई ममालिक में ये सज़ा मौजूद है, जैसे आपने अपनी तमहीद में भी बताया है। ये इस वक्त इंडोनेशिया में और यूक्रेन में ये केमिकल तरीके से होती है, और चेक रिपब्लिक में ये सर्जरी से होती है। इसके अलावा अलबामा स्टेट, आपने ख़ुद उसका जिक्र कर दिया, नाइजीरिया की एक स्टेट में भी ये कानून राइज है। दीगर बेशुमार ममालिक में आपने ख़ुद बताया कि फांसी की सज़ा है, पाकिस्तान में भी फांसी की सज़ा है और उम्र कैद की सज़ा है। इस्लामी कवानीन भी फांसी की सज़ा इस सिलसिले में ज़ना बिल जबर में स्टोनिंग टू डेथ और डेथ की सज़ा देते हैं, जो कि एक आखिरी पनिशमेंट है। इसमें देखने की बात यह है कि ये जो हम कैस्ट्रेशन वाली बात कर रहे हैं, क्या ये डिलीवर कर सकेगी वो मकासद जिनको हम हासिल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसमें सोच विचार की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों को हम इस तरह से अपाहज करेंगे या उनको ये सज़ा देंगे, वो फिर माशरे में वापस आ जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो वो आउटलॉज होंगे, उनको सिंगल आउट कर देगा माशरा, उनके साथ बातचीत नहीं करेगा, और वो अपने आप को लेफ़्ट आउट महसूस करेंगे ऐसी शक्ल में, जबकि आपने उसको एक मखसूस खासियत से भी महरूम कर दिया। तो क्या ये भी मुमकिन है कि वो बदला लेने के लिए मुआशरे से सीरियल किलर बन जाए, या कोई दहशतगर्द बन जाए, या कोई डाकू बन जाए, तो वो ज़्यादा कोई रिएक्शन भी शो कर सकता है, क्योंकि मुआशरे ने उसको कबूल नहीं करना। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी नाक़िस राय में, कि मौत की सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और दूसरा मेरा ये है कि अगर आप उम्र कैद देते हैं तो उम्र कैद ये 14 साल वाली नहीं होनी चाहिए इस तरह के केसेस में। ये फिर असल उम्र कैद होनी चाहिए कि वो तमाम उम्र जेल में गुजारे, और वहाँ से उसको बाहर निकलने का कोई मौका मुयस्सर ना किया जाए। अच्छा, लेकिन और तीसरी बात ये है, बिल्कुल आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं सवाल करूंगा, आप मुकम्मल कर लें पहले। जी, मैंने कहा तीसरी बात ये कि जिस तरह वफाकी वजीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, फवाद चौधरी साहब ने, कि हमारी कन्विक्शन जो रेट है वो बहुत कम है,
और जिसकी वजह से उसका जो डेटरेंट इफेक्ट है वो नहीं होता। तो अगर हमने उन कवायद को, उन ज़वाबित को तब्दील ना किया तो ये जो नया कानून है इसमें भी कन्विक्शन रेट शायद 5% भी ना हो, उससे भी कम हो जाए। तो हमें वो पूरा ओवरहाल करने की ज़रूरत है अपना जो क्रिमिनल जस्टिस का निज़ाम है, और उसके लिए अब सवाल सर यहाँ ये पैदा होता है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हो सकता है जो बंदा कन्विक्टेड हो और उसकी केमिकल कास्ट्रेशन उसको नामर्द कर दिया जाए तो वो वेंजेंस पे, बदले पे उतर आए वो बाद में। तो क्या सर जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, मैंने भी तमहीद ने बताया, हमने अमेरिका की स्टेट का बताया, नाइजीरिया का बताया और भी ममालिक का बताया, क्या वहां पर ये तजुर्बा आप समझते हैं कामयाब नहीं रहा कास्ट्रेशन का, और अगर हम भी इसको ट्राई करते हैं तो हमारे यहाँ भी इसकी नाकामी का खतरा रहेगा? एक्चुअली वहाँ ये अभी बात 2019 में ये इंडोनेशिया में हुआ है, 2018 में इंडोनेशिया में हुआ है और 2019 में ये यूक्रेन ने इसको अडॉप्ट किया है। तो अभी बहुत नए हैं ये कवानीन, तो इस पर ये इन चीज़ों का अभी इसके कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये एक ख़दशा मौजूद है जिसका मैंने इजहार कर दिया है। और दूसरा मेरा मतलब ये है कि हम बजाय एक ऐसे शख्स को माशरे में फेंक दें जिसको माशरा भी लुक डाउन करे और वो जग हसाई का भी बायस बने और उसके खदशात भी हों कि वो माशरे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्यों ना हम उसको जेल में रखें या उसको फांसी की सज़ा दे दें जो मौत की सज़ा मुकर्रर है। इस्लाम ने भी वो सज़ा मुकर्रर की है और हम जबकि इस्लामी सज़ाओं पर अमल दरामद भी करना चाहते हैं तो जनाब अल जबर की सज़ा मौत की सज़ा है, वो मौत की आखिरी सज़ा जो है उसको देना चाहिए। मैं फिर ज़ोर दूँगा कि फवाद चौधरी साहब की बात से मुझे मुकम्मल इत्तफाक है कि ज़ाब्ते में तब्दीलियों करने की ज़रूरत है। हमें अपने पूरे निज़ाम में को रिवैम्प करने की ज़रूरत है कि मुकदमात के फ़ैसले जल्दी हों और जल्दी होने से भी कन्विक्शन का रेट जो है वो बढ़े और बढ़कर लोगों के अंदर वो खौफ पैदा हो कि अगर हम जुर्म करेंगे तो हमें फौरन उसकी सजा मिल जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक आप शौकत जावेद साहब आपके कीमती वक्त का। कोरोना की लहर फिर से उठी है, बड़े बड़ों को लपेट में ले लिया है, अब मजीद क्या खतरात लाक हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इन सब पर बात होगी एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और हर गुजरते दिन सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 28वें नंबर पर आ गया है। 24 घंटों के दौरान 39,000 टेस्ट किए गए और 2,954 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। टेस्ट मस्बत आने की यह शरह 7.5% बनती है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से एहतियात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कह रही है, इस बारे में अहकामात भी जारी कर रही है, लेकिन कोई भी हुकूमत की मानने को तैयार नहीं। ना अपोजिशन मान रही है, ना स्कूल एसोसिएशन सुन रही है, ना वफाकुल मदारिस सुनने को तैयार है, ना ताजिर सुन रहे हैं और ना ही अवाम सुन रहे हैं। सूबाई हुकूमतों ने अपने दायरा जिन इक़दामात का ऐलान किया उन पर भी मज़ाहमत का सामना है। हुकूमत सिंध ने अवामी मकामात पर हुजूम कम रखने के लिए कुछ मजीद पाबंदियां आयद की हैं। उनके तहत कारोबारी मराकज़ में इंडोर जिम्स, खेलों की इंडोर सहूलियात, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात बंद किए गए हैं। कारोबार और मार्केटों के औकात कार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होंगे। ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ जुमे और इतवार को बंद रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर बिठाकर खिलाने, खाना पैक करके लेकर जाने या घरों तक भिजवाने की डिलीवरी की इजाज़त होगी। ये अहकामात 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे और इन पर अमल न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई इन SOPs को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बाजार कम मुद्दत के लिए खोले जाएंगे तो रश बढ़ेगा, जिससे कोरोना में इजाफा होगा। मार्केटें 6 बजे बंद करने का फैसला कतई नामुनासिब है। कारोबारी मराकज़ को 8 बजे तक काम करने का मौका दिया जाए। इस थोड़े टाइम के अंदर बाजारों में रश बढ़ेगा, उससे कोरोना कम नहीं होगा बल्कि कोरोना बढ़ेगी। ताजुरों से मशावरत करके एक फैसला किया जाए। दुकानों की जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक किए जाएं, जो तमाम दुकानदारों को और कराची के तमाम ताजुरों को कबूल होंगे।
पेशावर में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर तिजारती मराकज सील किए गए, जिस पर ताजरों ने एहतजाज किया। कोरोना से बचाव के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, दूसरे फरीक की जानिब से इनके खिलाफ मज़ाहमत सामने आ रही है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया तो ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एसोसिएशन ने इसे मुस्तरद किया। वफाकुल मदारिस ने भी हुकूमती अहकामात मुस्तरद करते हुए मदरसे खुले रखने का ऐलान किया है। 2 लाख रैंडम टेस्टिंग की गई है, ये वजीर तालीम का अपना बयान है। उस 2 लाख के अंदर इन्हीं का कहना है कि पूरे तालीमी सेक्टर में से 500 केसेस सामने आए हैं, जिसके अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस हैं, जबकि स्कूल के अंदर बामुश्किल 100 केस नहीं है और 100 केसेस के अंदर वो पब्लिक स्कूल के 90% केसेस हैं, जिनको इन्होंने 50 अरब रुपया चाहिए था SOP से अमल दरामद करने के लिए, जो कि इन्होंने अदा नहीं किया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सिंध तालीमी इदारे बंद करने से मुतालिक अपना फैसला करेगा। आज वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने कोरोना पर ब्रीफिंग दी और कोरोना की शिद्दत का एहसास दिलाने की कोशिश की। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का भी ऐलान किया है। जिस रफ्तार से पिछले 3 हफ्ते के अंदर हमने ये इजाफा होते हुए देखा है, अगर इसी रफ्तार से ये इजाफा होता रहा तो आज से सिर्फ 2 हफ्ते के बाद हम उसी सूरत हाल के अंदर होंगे जहां जून में जो पहली पीक थी इस वबा की पाकिस्तान के अंदर, वो सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता हम वहां जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन से भी कह रही है कि बढ़ते कोरोना से बचाव के लिए सियासी जलसे मंसूख किए जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि अगर अब कोरोना फैला तो मुकम्मल लॉकडाउन होगा और जिम्मेदार अपोजिशन होगी। आज वज़ीर इत्तलात ने फिर बताया कि सूरत हाल किस कदर संगीन हो चुकी है। इसकी जो दूसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक भी है और ये बात अपोजिशन को भी बड़े गौर से सुननी चाहिए कि इस्लामाबाद में कुछ हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, तो इसको हमें बड़ा संजीदगी से लेना है। ये इन हालात में जलसे करना, ये मेरा ख्याल है कि एक अवाम के साथ ज़्यादा संजीदा एक जुर्म होगा। लेकिन हुकूमत की तमाम तर अपीलों के बावजूद अपोजिशन सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने जलसे जारी रखने पर आमादा है। हमने ये भी फैसला किया है कि रफ्तार को तेज किया जाएगा और कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है, कोरोना को लाता नहीं है। तो जलसा जब मुल्तान हो जाएगा तो कोरोना वहाँ से भी भाग जाएगा, जिस तरह से गुजरांवाला से भाग गया। अब रह गए अवाम, तो वो भी पुरहुजूम जगहों पर कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए नजर नहीं आते। यहाँ तक कि जो बहुत ही बुनियादी किस्म की एहतियात है, यानी मास्क पहनना, इस पर भी अमल नहीं करते। हमारे नुमाइंदगान ने कई शहरों में लोगों से पूछा कि वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे, तो बड़े दिलचस्प सवाब जो है नाज़रीन वो सुनने को मिले। पूछना चाहती हूँ, आपका मास्क किधर है? मास्क मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं पहना आपने? वैसे नहीं, मैं लगाता नहीं है, मुझे थोड़ा सा है एलर्जी है इससे ना। बात सुनिएगा सर, आपने मास्क नहीं पहना और इधर जहाँ आप खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा रश है। जी मैं मास्क मेरे पास, मैं खाना खाने गया था इसलिए मास्क उतार रहा था, अब पहन लेते हैं। मास्क ख़राब हो गया इसलिए नहीं है, मतलब दूसरा लेना था। अभी तो ड्यूटी पे आ गए हैं तो यहाँ पे बस मतलब आके बैठ गए हैं। मास्क ना पहन के तंग आ गए। मास्क क्यों नहीं पहना? मेरा मास्क गाड़ी में पड़ा है। गाड़ी में बड़ा इसलिए अभी घर से निकले तो मास्क पहनने ही वाले थे, लेकिन ये साथ में थोड़ा काम था, इस वजह से नहीं पहन। आपने जो है मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? कोरोना की लहर दूसरी इतनी तेज चल रही है। सर अभी लेंगे मास्क, अभी लेंगे, ये तो हमें भी पता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानियत को बचाना और अपने आप को भी बचाना। तो अभी मास्क लेंगे, ये मास्क ही पता करने जा रहे हैं। दिलचस्प जवाब तो है, मगर किस कदर गैर जिम्मेदाराना रवैया है आवाम का। अब सूरत हाल ये है कि अवाम, ताजरान और सियासतदान कोई भी कोरोना को सीरियस नहीं ले रहा, कोई भी हुकूमत की सुनने को तैयार नहीं है। क्या कराची में आज हुकूमती इक़दामात पर अमल किया गया? हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहाँ पर गए और जाकर क्या देखा, पहले हम आपको ये दिखाएंगे और फिर कराची के ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर साहब से पूछेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ताजर सिंध हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ है। जनाब खुर्शीद साहब, आप बताइए कि हालात क्या है? लॉकडाउन के हुक्मनामे पर कितना अमल दरामद इस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, कराची में इंतज़ामिया ने एक बार फिर अपने रेट दिखानी शुरू की है और इस वक्त कराची के तमाम बाजार शाम 6 बजे के बाद बंद करा दिए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद में हैदरी मार्केट पर, जहाँ 24 छोटी बड़ी मार्केटें हैं और तकरीबन 2500 के लगभग यहाँ पर दुकानें हैं।
6:30 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया गया, मार्केटें बंद हो गई और मार्केट के जो रहनुमा थे उनके सामने सारा अमल हुआ। और उसके अलावा हैदरी मार्केट में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है साइमा पौरी मॉल के नाम से, उसको सील कर दिया गया। और उस हवाले से जो सरकारी मौक़िफ़ सामने आया है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ आज़ाबाद के रीडर का, उनका ये कहना था कि मार्केट इसलिए सील की गई है कि वो SOP की खिलाफ वर्जी वहाँ पर की जा रही थी, जबकि वहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं वो खासे बरहम थे और उनका ये कहना था कि मरकज़ी दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और जो एग्ज़िट रास्ता था, निकलने का रास्ता था, वो खुला रखा गया था ताकि जो कस्टमर जो दुकानदार अंदर मौजूद हैं वो बाहर निकल आएँ। उनका मौक़िफ़ ये है कि इंतज़ामिया का ये अमल ठीक नहीं था, लेकिन बहरहाल उनके सामने ये मौका है कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाकर एफिडेविट जमा कराएं और मार्केट दोबारा खुल जाए। लेकिन जो ताजिर तंजीमें हैं, जो ताजिर रहनुमा हैं, उनका यही कहना है कि इस अमल के दौरान उनको एतमाद में नहीं लिया गया और मार्केट खोलने और बंद करने के औकात के हवाले से हुकूमत सिंध अगर उनसे मुशावरत कर ली तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहा गया सुबह 6 बजे मार्केट खोलें और शाम 6 बजे बंद कर दें। कराची में फजर की जो जमात के साथ नमाज होती है वो 6 सवा 6 के दरमियान हो रही होती है और उस दौरान ये मुमकिन नहीं है कि दुकानदार आकर अपनी दुकानें इस सर्द मौसम में खोल सकें। आवाम और ताजरान का मौक़िफ़ यही है कि कुछ वक्त बढ़ाया जाए और जो तरीक़ाकार है उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाए। इस तरह से अब्रप्टली बंद करना, वो ये कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ठीक नहीं होगा, लेकिन बिलाखिर चूँकि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, हालात गैर मामूली हैं, तो इक़दामात भी गैर मामूली ही लिए जाएंगे। बात करेंगे अतीक मीर साहब, ताजिर रहनुमा कराची से हमारे साथ मौजूद है। अतीक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वजह क्या है? क्या आप क्यों नहीं चाहते कि जो हुकूमती अहकामात हैं और जो 6 बजे बंद करने के जो अहकामात हैं वो आपको सूट नहीं करते? क्यों नहीं करते सर? कोरोना फैल रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं, अगर ये हल नहीं है तो फिर आप बता दीजिए इसके अलावा और क्या हल है? नहीं, इनकार नहीं किया, दुकानें तो बंद हो रही थी, 10 बजे का वक्त मुकर्रर था तो मार्केटें बंद हो रही थी। होता ये कि आम तौर पे बग़ैर मुशावरत के, बग़ैर किसी राय के हुसूल के हुकूमतें जब भी फैसला करती कोई ना कोई उसमें कमी रह जाती है। इस मरतबा भी देखें, 2 छुट्टियों का कोई जवाज़ नहीं था, इसलिए कोरोना की तो कोई छुट्टी नहीं है। आपने जुमा और इतवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया बग़ैर सोचे समझे, तो हम उसको समझते हैं कि बिला जवाज़ है। फिर आज 6 बजे की बंदिश का मतलब यह है कि अब एक हुजूम जल्द से जल्द ख़रीदारी के ख्याल में जब निकलेगा बाहर तो मार्केटों में रश बढ़ेगा। तो बेहतर था कि 10 बजे का जो टाइम है उसे 8 बजे कर देते, तो ये कुछ तनासुब इसमें बरकरार रहता। लेकिन 6 बजे पर हमें यही एतराज़ है कि इसमें मार्केटों में रश बढ़ेगा और काम का दौरानिया कम होने से यकीनन कारोबार का वॉल्यूम भी कम होगा, जो मौजूदा हालात में नहीं होना चाहिए था। अच्छा, नहीं तो अब मीर साहब मुतालबा क्या है? आप कह रहे हैं कि 2 छुट्टियां ना हो, औकात कार को 6 से 10 बजे तक किया जाए, ये मुतालबा है आपका? 6 से 10 नहीं, 8 बजे से किया जाए, 8 बजे तक किया जाए, इसलिए कि अच्छा ठीक है। वैसे भी देखें, ये अब दिन छोटे हैं, कारोबार जल्द बंद हो रहे हैं और कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी ये दौरानिया और सिमटेगा। 7 बजे तक कराची की मार्केटें बेशतर बंद हो जाती हैं, तो मौसमी लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि हमारे और हुकूमत के बीच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ये एक राय है, ये मेरी तजवीज़ है। हम कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के मामले में हुकूमत और हम एक पेज पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारी कतन अवाम की जानों से खेलने का हमारा कोई नज़रिया नहीं है। हम भी कोरोना से उतना ही बचना चाहते हैं जितना हुकूमत अवाम को बचाना चाहती है। इसलिए लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि माजी में की इस रिवायत को मौजूदा हुकूमत ने भी बरकरार रखा कि स्टेक होल्डर से कोई मशवरा नहीं करना है, उनसे कोई तजवीज़ नहीं लेनी है, उनकी किसी बात को नहीं मानना है। ये बात मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। अच्छा, लेकिन मीर साहब, जो नौबत पहुंची है यहाँ तक कि दोबारा दुकानों को बंद करना पड़ रहा है, कारोबार को बंद करना पड़ रहा है, वो यही थी कि आपकी तरफ से SOPs फॉलो नहीं करवाए गए। मतलब आपकी दुकान में बगैर मास्क कोई आ गया तो आपने फिर भी उसके साथ डील करना शुरू कर दिया, हालांकि पाबंदी होनी चाहिए थी और बड़े ऐसे मसाइल हैं, कतार होनी चाहिए थी, वो आप करवा नहीं सके।
तो आप अगर ये करवा लेते तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। आपकी बात को मैं दुरुस्त मानता हूँ। माजी में भी कोरोना की जो लहर आई उस पर खातिर ख्वाह अमल दरामद नहीं हुआ, अवाम की तरफ से भी, ताजरों की तरफ से भी, सियासतदानों की तरफ से भी। अब भी आप देखें कि एक हुजूम है मार्केटों में जो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इस तरह सियासी जलसे भी आपके सामने हैं। इस तरह अगर मार्केटों के अलावा भी देखें तो इस पर मिन हैसुल कौम हम SOPs पर अमल पैरा नहीं है। मैं इसकी बिल्कुल हिमायत करता हूँ कि हुकूमत जितनी चाहे सख्ती करे, उस पर कभी माजी में भी हमने उस रुकावट नहीं बने हैं, अब भी हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत की सफ़ों में, पुलिस में और खुसूसन इंतज़ामिया में ऐसी काली भेड़ें हैं जो सिर्फ पैसे लेकर दुकानें खुलवा देती हैं और रिश्वत का एक बाजार। साहब आखिर में अब ये बता दीजिए कि अब आप करेंगे क्या? आप 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं या एहतजाजन 8 बजे तक खुली रखेंगे? क्या करेंगे अब आप? मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं ये बात तजवीज़ के तौर पे कर रहा हूँ, एहतजाजन नहीं। हम 12 दुकानें 6 बजे बंद करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि इसे 8 बजे तक तोसी दी जाए, जो कि एक बेहतर बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतीक मीर साहब। कराची का ताजरों का मौक़िफ़ आप तक पहुंच गया, देखते हैं हुकूमत इसको कंसिडर करती है या नहीं करती है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, कोरोना से मुतासिर मईशत की सांसें बहाल हो रही हैं। कई माह से बंद पड़ी इंडस्ट्री का रुका हुआ पहिया पूरी रफ्तार से चल पड़ा है। फैक्ट्रियों में दिन रात 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन तेजी से काम हो रहा है। शिफ्टों की तादाद में भी इजाफा हो गया, लेकिन फिर भी कपड़े की डिमांड पूरी करना इंडस्ट्री की ताकत से बाहर होता नजर आ रहा है। यही नहीं बल्कि पहली मर्तबा फैसलाबाद में मजदूर कम पड़ गए हैं। लोग दूसरे शहरों से फैसलाबाद जाने लगे हैं। इस वक्त फैसलाबाद इंडस्ट्री को 1.5 से 2 लाख मजदूरों की कमी का सामना है। ये सूरत हाल नाकाबिले यकीन है। 2-3 माह पहले तक फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद पड़ी थी। सनतकार और मजदूर दोनों ही परेशान थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के जल्द खात्मे से बंद पड़ी इंडस्ट्री को कुछ रिलीफ मिला और बाहर से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। लेकिन इंडस्ट्री में असल जान तब पड़ी जब चंद रोज पहले वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ देने के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि 1 नवंबर से छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को इजाफी बिजली 50% कम कीमत पर मिलेगी। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसके जो इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। और अब ये जो ऑफ पीक आवर के ऊपर बिजली सस्ती दी जाती थी, अब सारा वक्त ऑफ पीक आवर समझा जाएगा। हुकूमत के ये इक़दामात बिलाशुबा काबिल तहसीन है, क्योंकि बिजली की कम कीमत हो गई है और मईशत का पहिया तेजी से चलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। और फिर हुआ भी यही, बंद पड़ी इंडस्ट्री इस तेजी से चली कि मजदूर कम पड़ चुके हैं। कपड़े की मांग में इस तेजी से इजाफा हुआ है कि फैक्ट्रियों को 30% ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके हैं और यही इजाफा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चैलेंज बन गए, क्योंकि फैसलाबाद की पावर लूम्स पूरी सलाहियत से चलने के बावजूद 75 करोड़ मीटर कपड़े की सप्लाई पूरी करने से कासिर नजर आ रहे हैं। जबकि इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लोड की वजह से भी फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर बरामदात में 42% इजाफा हो चुका है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शाहिद सत्तार का कहना है कि ज्यादा ऑर्डर्स मिलने की वजह से मुल्की बरामदात में अरबों रुपए इजाफे की तवक्को है। अब सूरत हाल यह है कि ऑर्डर्स पूरे करने के लिए सनतकार नई पावर लूम्स लगा रहे हैं और तकरीबन 16,000 पावर लूम्स बुक भी करवा ली गई हैं, जो आइंदा 2 से 3 माह में इंस्टॉल हो जाएंगी, जिससे फौरी तौर पर रोजगार के 96,000 मौके पैदा होंगे। इस सब के पीछे हुकूमत के बेहतर इक़दामात हैं। हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी का फैसला टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हो रहा है और इंशाअल्लाह इससे का पहिया भी यूं ही चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। सयाने कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो।
हमारे सियासतदान और अफसरान कहते हैं पहले बोलो, फिर वजाहतें दो, फिर तावीलें पेश करो। कहो मेरा ये मतलब तो नहीं था, मेरा बयान सियाक़ो सवाक़ से हटकर पेश किया गया। लेकिन कमान से निकले तीर की तरह ज़बान से निकली बात वापस नहीं आती जनाब। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन की सियासतदानों की जानिब से ऐसे बयानात की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने गलत फहमियों को जन्म दिया और पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचाया। कुछ सरकारी अफसरान यहाँ तक के खिलाड़ियों ने भी ऐसे बयानात दिए जिन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया और इस पर इन्हें सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली और डीजी सिविल एविएशन तैनाती केस की समाअत हुई तो मालूम हुआ कि 262 पायलट्स की डिग्री जाली होने का जो बयान पार्लियामेंट में दिया गया था वो दुरुस्त नहीं था। आज अदालत को बताया गया कि जाली लाइसेंस याफ्ता पायलट्स की तादाद तो 82 है। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी से कहा गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से PIA का इमेज तबाह किया गया। अदालत जिस गैर जिम्मेदाराना बयान का हवाला दे रही है नाज़रीन वो ये था। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम। और एक बयान पर भी बहुत तनाज़े हुआ जो वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा एक वेबसाइट में छपे आर्टिकल का हवाला देते हुए फ्रांसीसी सदर को नाज़ीज़ के साथ तशबीह दी थी। इस पर फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द अमल आया। शीरी मज़ारी के बयान को बुहतान करार दिया गया। ताहम शीरी मज़ारी ने जिस वेबसाइट आर्टिकल का हवाला दिया था इस वेबसाइट ने भी आर्टिकल में बयान हक़ाइक़ में तरमीम की जिसके बाद शीरी मज़ारी को अपनी ट्वीट्स डिलीट करना पड़ी। पार्लियामेंट में उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी तनकीद के ज़द में आ चुके। बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। दौरे अमेरिका के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान फौज और ISI ने लड़ने के लिए अलकायदा की तरबियत की थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी एक ऐसा बयान दे चुके हैं जिससे तासुर मिलता था कि पाकिस्तान कश्मीर पर अरब ममालिक के किरदार से मायूस हो गया है और अपना एक अलग ब्लॉक बनाना चाहता है। इस बयान से पाक सऊदिया ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हुए। सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान तो एक से ज़्यादा बार मुतनाज़े और गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। हिंदू बरादरी के खिलाफ बयानबाजी पर तो इन्हें वजारत इत्तलात से भी हाथ धोना पड़े थे। कान खोल के सुन लो पीने वालों, हम मुसलमान हैं। हमारे हाथ में झंडा है मौला अली की शुजात का, हमारे हाथ में झंडा है सैयदना उमर फारूक की शुजात और हिम्मत का, हमारे हाथ में झंडा है शहीद करबला हुसैन इब्ने अली की शुजात का। तुम्हारे हाथ में झंडा नहीं है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर भी एक गैर मोहतात बयान पर मुश्किल में पड़ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है। उन्होंने जवाब दिया इसके लिए आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। इस बयान के बाद रात के 1:30 बजे शहजाद अकबर को 2 वजाहती ट्वीट्स जारी करना पड़ी। कहना पड़ा कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई तासुर पैदा हुआ है तो वो गलत। अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े NRO दिए किसने? आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन भी। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि NRO फिर महकमा ज़राअत। शहबाज शरीफ मोटरवे ज्यादती केस जैसे अंदोनाक सानहे पर बात करने के लिए खड़े हुए तो यहाँ भी मोटरवे बनाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को देने लग पड़े। बाद में इन्हें अपने बयान पर माफी मांगना पड़ी। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। मोटरवे ज्यादती केस के बाद CCPO लाहौर उमर शेख साहब, उनको कौन भूल सकता है, उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। उन्होंने कहा खातून ने मोटरवे से सफर ही क्यों किया, GT रोड से क्यों ना गए। बाद में उन्हें भी अपने बयानात पर माफिया मांगना पड़ी। मैं सीधी बात करने वाला ऑफिसर हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी एमरजेंसी से तो हम उसे कहते बेटा GT रोड से। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से माजरत करता हूँ।
और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक साहब ने भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई से मुतालिक ऐसा बयान दिया जिस पर बाद में वजाहतें देना पड़ी। एक वबाल मच गया, भारत में जश्न का समा हुआ। अयाज सादिक ने कहा था पाकिस्तान को भारत के हमले का डर था, इसीलिए भारतीय पायलट को वापस किया। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविजन और जो ट्वीट्स आ रहे हैं दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हलीफ जमात के रहनुमा आसिफ जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया और बाद में इसे सियाको सबाक से अलग करार देते हुए माजरत भी की। पाकिस्तान के शाह अवैस जमीयत उलमा पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी ने तकरीर के दौरान आज़ाद बलूचिस्तान की बात की। बाद में उन्होंने भी यही कहा कि बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नाज़रीन, बयानात देना और बाद में इन्हें सियाको सबाक से हटकर करार देना, ये शेवा सियासतदानों के साथ साथ सरकारी अफसरान का भी रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।